Hello, my dear students. Once again, I am here with my new video. So, students, आपने जो थर्ड चैप्टर हमारा था अ फादर्स लेटर उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा. So, in today's video, I am going to discuss the question answer of the third lesson, A Father's Letter, whose writer is William Hazlitt. So, let's we start. The first question is, why does the author choose this occasion to advise his son? जो लेखक है उसने अपने पुत्र को सलाह देने के लिए यह मौका क्यों चुना? आंसर, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन. चूजेस, देखिए ये जो ये क्वेश्चन था ये इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसके आंसर में हमने इंडेफिनिट टेंस में वर्ब यूज़ किया है. ऑथर सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं. द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन फॉर 2 रीजन्स. तो जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने अपने बेटे को एडवाइस सलाह देने के लिए ये मौका 2 रीज़न से चुना. मतलब इसके पीछे 2 रीज़न थे. क्या थे वो? फर्स्ट, पहला था हिज सन वाज गोइंग टू सेटल एट स्कूल, कि उनका बेटा वो स्कूल में रहने जा रहा था. एंड सेकेंड, और दूसरा, द ऑथर्स हेल्थ वाज नॉट गुड, कि जो लेखक था उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था. सो ही वाज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसलिए उससे यह निश्चित नहीं था कि वह अपने बेटे के साथ एक लंबे समय तक रह पाएगा. तो ये 2 कारण थे जिनकी वजह से लेखक ने ये समय चुना कि इस समय उसे अपने बेटे को सलाह देनी चाहिए या उसके बेटे को उसकी सलाह की आवश्यकता होगी. Now the second question, which is most important for board exams, what happens if we prejudge people and future events? क्या होता है यदि हम लोगों के बारे में बिना जानकारी के पहले से कोई कल्पना बना लेते हैं एंड फ्यूचर इवेंट्स, या भविष्य की घटनाओं के बारे में, लोगों के बारे में या भविष्य की घटनाओं के बारे में बिना सोचे समझे, बिना जाने पहले से ही पूर्व कल्पना कर लेते हैं. इफ़ वी प्रिजस पीपल, अब ये हमने ये आंसर के लिए क्वेश्चन का ये इतना पार्ट लिया हुआ है. इफ़ वी प्रिजस पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वी शैल मेक हाफ द वर्ल्ड और एनिमी, हम आधी दुनिया को अपना शत्रु बना लेंगे. क्योंकि अगर देखा जाए तो हम कितने से लोगों के बारे में जानते हैं, बहुत कम लोगों के बारे में जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते. तो अगर हम उनके बारे में कुछ भी पूर्व कल्पना कर लेंगे बिना उनके बारे में जाने हुए, तो क्या होगा? और वो भी कैसी कल्पना? स्पेशली निगेटिव वन, एक नकारात्मक कल्पना. तो क्या होगा? हम आधे से अधिक दुनिया को अपना शत्रु बना लेंगे. एंड विल हैव टू फेस हार्डशिप्स इन अवर लाइफ, और हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रीजंस डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूल मेट्स? अब जो ऑथर का जो बेटा था उसने शिकायत की थी कि उसके जो स्कूल के साथी हैं वो उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, विरोधपूर्ण व्यवहार करते हैं. तो फिर जो उनके फादर हैं वो इसके लिए अपने बेटे को रीज़न देते हैं कि उन्होंने उनका बिहेवियर जो तुम्हारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है, विरोधपूर्ण है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं. तो हम देखते हैं कि फादर क्या रीज़न देते हैं उसके लिए. तो वो रीज़न दे रहे हैं, द रीजन्स दैट द फादर गिव हिज सन. ये रीजन्स, फिर यहाँ से हमने द फादर से ये पूरा पार्ट क्वेश्चन में से लिया है. द रीजन्स दैट द फादर गिव्स हिज सन, गिव्स क्योंकि ये क्वेश्चन इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए हमने यहाँ पर गिव्स वर्ब यूज़ की है. फादर गिव्स हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूल मेट्स आर. अब देखते हैं कि वो 2 रीजन्स क्या हैं. तो वो रीजन्स हैं, पहला रीज़न है ही एंड हिज स्कूल मेट्स वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. उनका बेटा, वह और
उसके स्कूल के साथी। वो क्या थे? एक दूसरे से अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, एक दूसरे को जानते नहीं थे। और जब हम किसी के प्रति किसी को जानते ही नहीं हैं तो पहली बार में ही किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। और सेकंड है, ही हैड कंसीव्ड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट देम। उनके बेटे ने पहले से ही उनके विरुद्ध पूर्व कल्पना कर ली थी। मतलब वो पहले से ही ये सोचकर स्कूल गया था कि जो स्कूल में जो भी उसको लोग मिलेंगे वो सब अच्छे नहीं होंगे, वो सब उसके विरोधी होंगे। तो उसने पूर्व कल्पना कर ली थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसके स्कूलमेट्स का जो बिहेवियर है वो उसके लिए फ्रेंडली नहीं है, उसके लिए हॉस्टाइल है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। अगर हमें किसी के विरोध को खत्म करना है, कोई हमारा विरोधी है और हमें उसके विरोध को अगर खत्म करना है तो उसका जो बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका वो क्या है? द बेस्ट वे, ये फिर हमने इस क्वेश्चन में से इस पार्ट को लिया है। द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज, अगर हम किसी के विरोध को खत्म करना चाहते हैं तो है इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स। तो हम दूसरे के बारे में बुरा ना सोचें। कब तक बुरा ना सोचें? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कहेंगे, अच्छा वो हमारा बुरा करे और हम उसका कुछ भी बुरा ना सोचें। तो इसलिए यहाँ है कि तब तक बुरा नहीं सोचना है टिल दे बिहेव इल टू अस, जब तक वो हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें। एंड ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड देयर फॉल्ट्स, और हमें उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। यानी जब तक कोई ऐसी बड़ी गलती ना हो जिसका हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। अगर छोटी मोटी गलती सभी से होती हैं, तो अगर ऐसी छोटी गलतियां होती भी हैं तो हम उनको अवॉइड कर दें। तो इससे क्या होगा? जो दूसरों का हमारे प्रति जो विरोध है वो खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर। हमें किसी से किस चीज के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए? वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। हमें किसी भी व्यक्ति से उस चीज के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए दैट ही कैन नॉट हेल्प, जिसमें वह कुछ भी सुधार नहीं कर सकता हो। यानी जिसमें सुधार करना, जिसमें इम्प्रूवमेंट लाना उसके लिए खुद के लिए संभव ना हो। एज फॉर हिज पॉवर्टी, उदाहरण के लिए उसकी गरीबी, क्योंकि गरीब होना तो कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अमीर बने, सुख साधन संपन्न बने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि हम उसकी गरीबी के लिए उससे घृणा करें। Now the next question is, and this question is also most important for board exam, what is the main difference between playmates and schoolmates? खेल के साथियों में और स्कूल के साथियों में मुख्य अंतर क्या है? अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले तो हमें प्लेमेट्स और स्कूलमेट्स से एक डिफरेंस समझ में आ जाता है कि भाई जो प्लेमेट्स हैं, मेट्स यानी साथी, प्लेमेट्स खेल के साथी, और स्कूलमेट्स स्कूल के साथी। तो अगर हम कहें कि इतना सिंपल तो डिफरेंस है कि जो प्लेमेट्स होते हैं वो खेल के साथी होते हैं, जो स्कूलमेट्स होते हैं वो स्कूल के साथी होते हैं। लेकिन हमें जो इसमें मेन डिफरेंस लिखना है वो लिखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर लेसन। हमारे लेसन में हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें इस आंसर को लिखना है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स इज दैट, तो प्लेमेट्स और स्कूलमेट्स में मेन डिफरेंस क्या है? विथ योर प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे। खेल के साथियों के साथ आप अपनी मन मर्जी चला सकते हैं, बट विथ स्कूलमेट्स, लेकिन स्कूल के साथियों के साथ यू हैव टू गिव देम द सेम इम्पॉर्टेंस एज यू गिव टू योर सेल्फ। तुम्हें उन्हें उतना ही महत्व देना होता है जितना कि तुम खुद को देते हो। यानी वहाँ पर तुम अपनी मन की मर्जी नहीं चला सकते, वहाँ पर सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं और सबको बराबरी से महत्व देना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is
द ऑथर्स ओपिनियन ऑन थिंग्स एंड पीपल वी आर येट टू सी एंड नो। जो लेखक है उसकी क्या राय है उन चीज़ों पर और उन लोगों पर जिनको ना भी हमने देखा है और ना भी हमने जाना है, जिन्हें ना हम जानते हैं ना जिनको हमने कभी देखा है। उन चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में लेखक की क्या राय है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, वी शुड नेवर कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट थिंग्स एंड पीपल दैट वी आर येट टू सी एंड नो। तो लेखक की ये राय है कि हमें कभी भी उन चीज़ों के और लोगों के बारे में पूर्व कल्पना नहीं करनी चाहिए जिनको अभी देखना और जानना बाकी है। येट टू सी एंड नो का मतलब अभी बाकी है, अभी ना हम उनसे मिले हैं ना हमने उन्हें जाना है। तो जब हम मिले नहीं हैं, हमने उन्हें जाना नहीं है, तो हमें उनके लिए कोई भी पूर्व कल्पना नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डज कंटेम्प्ट इम्प्लाई। घृणा, यहाँ घृणा जो है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार एक्चुअली में घृणा क्या है, घृणा का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द फेलिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ ऑथर ने बताया है कि घृणा क्या होती है। घृणा उसे कहते हैं जब हमें दूसरों की असफलताओं और दूसरों के दुर्भाग्य पर जीत का अनुभव हो और खुशी का अनुभव हो। अगर किसी का कुछ बुरा होता है और किसी के ऊपर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है और उसके लिए हम काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं, हम अपनी जीत महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम उस व्यक्ति से घृणा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this question is also most important for board exam. What is difference between life at home and life at school? घर के जीवन में और स्कूल के जीवन में क्या डिफरेंस होता है? At home we can have our own way. घर में हम अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, मन मर्जी चला सकते हैं। एंड आवर फैमिली मेम्बर्स अटेंड ऑल आवर whims एंड फैंसीज। और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो हमारी सारी सनक, हमारी कितनी भी कुछ भी कल्पनाएं हों, हमारी कुछ भी गलत सही जो भी हमारी बात हो, उन सबको वो मानते हैं। बट एट स्कूल, लेकिन स्कूल में वी कैन नॉट एन्जॉय द सेम लिबर्टी एंड केयर। हम स्कूल में ऐसी स्वतंत्रता और केयर इसको एन्जॉय नहीं कर सकते। वो स्वतंत्रता, वो केयर जो हमें घर पे मिलती है, वो हमें स्कूल में नहीं मिलती। एट स्कूल वी हैव टू एडजस्ट विथ अवर स्कूल मेट्स। स्कूल में हमें अपने स्कूल के साथियों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। व्याख्या कीजिए कि सच्ची नैतिकता ही सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धि है। आंसर, ट्रू इक्वालिटी मीन्स, तो पहले तो हमें देखना है कि ट्रू इक्वालिटी होती क्या है। ट्रू इक्वालिटी मीन्स एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। तो ट्रू इक्वालिटी का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। कैसा व्यवहार होना चाहिए? बराबरी का। विथआउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बिना। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या है? भेदभाव, भेदभाव के बिना। और ये भेदभाव किस आधार पे होता है? बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, जो कि धन और पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। वन शुड ऑलवेज थिंक, व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए दैट ही इज वन एमंग अदर्स, कि वह दूसरों में से ही एक है,
वह कुछ भी अलग कोई सुपीरियर पर्सनालिटी नहीं है, वो क्या है, वो दूसरों में से ही एक है। इफ ही फॉलोज दिस ट्रू इक्वालिटी, मतलब उसे अपने आप को धन या पद प्रतिष्ठा किसी भी आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। इफ ही फॉलोज दिस ट्रू इक्वालिटी, और यदि वो इस सच्ची समानता का अनुकरण करता है, देन इट विल बी ट्रू मॉरलिटी एंड ट्रू विजडम। तो ये क्या कहलाएगी, ये सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धिमानी कहलाएगी। Now the last question is, how does school life prepare a child to face the outside world? कि कैसे जो स्कूल लाइफ है, विद्यालय में का जो जीवन है, वो एक बच्चे को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करता है। एंड द आंसर इज, इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में, अ चाइल्ड कैन नॉट एन्जॉय द सेम लिबर्टी एंड केयर एज एट होम। वह वैसी स्वतंत्रता और केयर एन्जॉय नहीं कर सकता जैसी कि वो घर पर करता है। इन द वर्ल्ड ही इज़ वन एमंग अदर्स, दुनिया में वो क्या होता है, दुनिया में वो दूसरों में से ही एक होता है। एंड हैज़ टू एडजस्ट विथ ऑल, और उसे दूसरों के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ही फाइंड्स कॉम्पिटिटर्स एवरीवेयर, उसे बाहरी दुनिया में क्या है, हर जगह उसे कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, प्रतियोगी मिलते हैं। इन द स्कूल ही फेसेस द सेम सिचुएशन, और स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में भी ये सेम सिचुएशन होती है। स्कूल में भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो स्टडी हो, एग्ज़ाम्स हों, किसी भी चीज़ में, उसमें भी हमारा सबके साथ में कंपटीशन होता है। वहाँ भी हमें अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बट ऑन ए स्मॉलर स्केल, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्कूल एक बहुत छोटी सी यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हम दुनिया में आगे चलकर फेस करते हैं, उसका एक छोटा सा रूप, उन सब चीज़ों को एक छोटे पैमाने पर हम कहाँ देखते हैं, स्कूल में देखते हैं। और पहली बार बच्चा जब अपने माता पिता को छोड़कर अकेले कहीं जाता है तो वो क्या होता है, वो स्कूल होता है। इसलिए ये सारी सिचुएशंस वो स्कूल में अकेले फेस करता है, जो उसे आगे आने वाली जीवन में उसे प्रिपेयर करती हैं। वो इन दिस वे, इस प्रकार द स्कूल लाइफ प्रिपेयर्स ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो विद्यालय का जीवन है, ये बच्चे को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थर्ड लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ मैं एक एडवाइस मैं पर्सनली आपको देना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ें कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या आप इनके थ्रू बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्रॉस करेंगे, बल्कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें जो एडवाइस हैज़लिट ने अपने बेटे को दी है, अगर इस एडवाइस को आप सब भी फॉलो करते हैं तो निश्चय ही यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, और इसमें जो भी एडवाइस दी गई है उसे अपने जीवन में उतारें।